नमस्कार, न्यूज लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं शिववंत शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात की जाएगी वक्फ अमेंडमेंट बिल की, क्योंकि कल लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जानी है और वक्फ संशोधन विधेयक यानी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर ये जो रिपोर्ट है ये सामने रखी जाएगी। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ये रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली हैं और 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष को ये रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसके बाद कि कल लोकसभा में ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आपको पूरी जानकारी देंगे, जहां पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट सोमवार यानी कि कल आने वाले कल 3 फरवरी को लोकसभा में पेश की जाएगी। और कार्यसूची के अनुसार वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय जायसवाल के साथ संयुक्त समिति की रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में पेश की जाएगी और ये संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्यों का रिकॉर्ड भी पटल पर रखेगी। आपको बताते चले कि ये रिपोर्ट 30 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने प्रस्तुत की गई थी, जिसके बाद कि आने वाले कल यानी कि 3 फरवरी को ये रिपोर्ट जो है वो सदन के पटल पर रखी जाएगी, यानी कि लोकसभा में ये रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। आपको बता दूं यहाँ पर कि लगातार ये चर्चाओं में है और वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा कानून पर रिपोर्ट को 15-11 बहुमत से अपनाया है। आपको ये भी बता दें कि विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति जताई थी, क्योंकि जाहिर तौर पर विपक्ष का काम है सरकार की जो बातें हैं उनके द्वारा जो तमाम बातें रखी जा रही हैं या जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं उनके खिलाफ होना। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी सदस्यों ने जोर देकर कहा था कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता यानी कि जो मॉडर्नाइजेशन है, पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी लाने की व्यवस्था को लेकर काम करेगा। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इसे मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर हमला और वक्फ बोर्डों के कामकाज में हस्तक्षेप करार दिया गया है। तो आपको बता दें कि कल यहां पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की जाएगी और लोकसभा के सदन के पटल पर यह रखी जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट जो पेश की जाएगी उसे जेपीसी की अध्यक्ष जगदम्बिका पाल प्रस्तुत करेंगी और 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ने ये रिपोर्ट सौंपी थी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ ताबिश कमाल हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं फोन लाइन के माध्यम से। ताबिश, बताइएगा, अब आने वाले कल जो है लोकसभा में ये जेपीसी की रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। पूरी जानकारी दीजिएगा कि आखिरकार ये अमेंडमेंट जो चीजों को लेकर हो रही है, आखिरकार ये पूरा बिल है क्या? वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास जा चुकी है। इसको लेकर के जेपीसी कमेटी के जो चेयरमैन है जगदम्बिका पाल, उनके साथ कई सारे सांसद ये रिपोर्ट सबमिट करने गए थे। 18,000 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जो उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले सेशन के दूसरे वीक में इस रिपोर्ट को टेबल किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर के लगातार विपक्ष की तरफ से और सरकार की तरफ से गहमा गहमी जारी है, लेकिन एक बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है। बीजेपी लगातार इस बात तो कह रही है कि जेपीसी ने जो रिपोर्ट बना करके दी है ये इसी सेशन के अंदर आनी है। यानी आप समझ सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर के सरकार ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। अब ये रिपोर्ट जब टेबल होगी उसके बाद किस तरह का हंगामा होता है, क्योंकि कई संशोधन को लेकर के सुझाव दिए गए थे, क्या वो संशोधित सुझाव इसमें हुए हैं नहीं हुए हैं, ये सब रिपोर्ट आने के बाद जब टेबल हो जाएगी उसके बाद इसकी जानकारी मिलेगी। फिलहाल क्योंकि इस पूरे मामले पर राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि ये रिपोर्ट अब टेबल होगी तो विपक्ष का लगातार ये आरोप है कि जो उन्होंने सुझाव दिए थे संशोधन करने के लिए वो संशोधन नहीं किए गए हैं। खुद असदुद्दीन ओवैसी जो इस कमेटी का हिस्सा थे उन्होंने 44 संशोधन का सुझाव दिया था। और ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये रिपोर्ट पेश की जाती है तो हंगामा इसमें हो सकता है, और हंगामे की उम्मीद इसलिए है कि विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जेपीसी को लेकर के जो सुझाव दिए गए थे वो सरकार की तरफ से, ये जेपीसी कमेटी के जो चेयरमैन रहे हैं जगदम्बिका पाल जो कि सांसद भी हैं, उन्होंने ये जो सुझाव है उनको नहीं माना है। तो अब बहुत
गहमा गहमी वाला माहौल जो है ना आने वाले 2 दिनों में देखने के लिए मिल सकता है। जेपीसी को लेकर के जो लगातार पिछले 2 से 3 महीने से हम कार्रवाई देख रहे थे, अलग अलग बैठकें हुई हैं, कई राज्यों में जाकर के कमेटी के लोगों ने अलग अलग लोगों से बातचीत की है, तो उसका क्या निष्कर्ष निकलता है और सरकार इस पर अपना रुख क्या रखेगी, ये बहुत अहम रहेगा। देखिए, कानून मंत्री की तरफ से जेपीसी को लेकर के स्पष्ट कर दिया गया था कि रिपोर्ट जो भी जेपीसी की तरफ से होगी, जब वो पटल पर आएगी उसको टेबल किया जाएगा। ठीक है ताबिश, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि अब हम दिल्ली से तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर दिल्ली में विधानसभा चुनाव के चलते चुनाव प्रचार तेजी पर है। इसी बीच वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। पैसा, तुम कहते हो पैसा बांटेंगे, पैसा बांट के नहीं खरीद सकते, क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। मैंने कहा हम दिल में रहते हैं, लोगों ने हमें दिल में जगह दी हुई है, और जल्दी जल्दी लोग दिल में जगह देते नहीं है, इसके लिए टाइम लग जाता है। भाई साहब, केजरीवाल दिलों में बसता है, इसीलिए आप इकट्ठे होते हो। आप बता दिए, किसी को कोई लालच देके यहां बुलाया गया, कोई दिहाड़ी देके बुलाया गया? उधर देख लो, 400-400 रुपए का दिहाड़ी का पैकेज चल रहा है, और वो जो 400 रुपया वो भी नहीं देते बेचारों को, बाद में मुकर जाते हैं। ये 2500 कहां से देंगे महिलाओं को? जो दिहाड़ी वाले 400 वाले लेके जाते हैं रैली में इकट्ठा करने के लिए, वो 400 नहीं देते उनका। तो ये कह रहे हैं कि हम, दिनेश मोहनी हमारा मित्र है, आपने पिछली बार भी बहुत प्यार दिया, संगम बिहार वालों पे हमें कोई शक नहीं है। 5 तारीख को कितने नंबर पे है दिनेश? बटन हमारा तीसरे नंबर पे है, आना पहले नंबर पे है। तो ये आपका जुनून, ये आपका प्यार जो है, ये बता रहा है कि आपने फैसला कर लिया है। 5 तारीख को 3 नंबर का बटन है, 3 नंबर का बटन दबा के आपकी जिम्मेदारी खत्म, दिनेश मोहनिया की जिम्मेदारी अगले 5 साल के लिए फिर शुरू। तो ये कह रहे हैं हमारे पास पैसे बहुत है, हम पैसे दे देंगे लोगों को। हो सकता आज रात को आ जाएं आपके घर पे पैसे लेकर, हो सकता कल आ जाएं दोपहर को, हो सकता परसों आ जाएं, है ना? लेकिन जब ये आए, बीजेपी वाले पैसे लेके आए आपके पास, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है संगम बिहार वालों को कि मना मत करना, मना मत करना। लक्ष्मी घर पे आए वापस नहीं करते। हम तो दिवाली वाले दिन वैसे ही दरवाजे खुले रखते हैं कि मां लक्ष्मी आएगी, अगर बिना दिवाली के आ रही है हम क्यों वापस करें? हाँ, एक काम कर देना, इनसे वो ऐसे लेके उनको बोल देना कि हाँ, और 5 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर मशीन में तीसरे नंबर का बटन दबा के कर देना कि हाँ। जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकियों को माफ है। सारे समझ गए, बड़ा समझदार वाक्य भाई। तो फिर संगम बिहार वालों की तरफ से मैं समझूं कि सब काम हो गया भाई साहब, काम हो गया भाई साहब, पब्लिक नहीं बोल दिया कि हाँ बस हाँ। तो ये करना है इनके साथ। तो इसीलिए अब ये गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। नई दिल्ली विधानसभा अरविंद केजरीवाल जी की, वहां पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं, थाने ले जाते हैं उठा के उनको, क्योंकि हार रहे हैं। देखो, 2 पहलवान अगर अखाड़े में लड़ रहे हो, जो हार रहा होता है ना, वो फिर पहलवानी करने की बजाय ना इधर उधर की बातें करता है, कान पे कहीं काट दिया है, कहीं पे ऐसे
गर्दन पे कोई हाथ रख दिया, ऐसे गलत मलत बातें करता कि मैं हार तो गया। तो ये उस हालात में पहुंच चुके हैं अब। बाकी कांग्रेस की बात करना जरूरी है। कांग्रेस की हालत तो उस 90 साल के बुजुर्ग की तरह हो चुकी है जिसको डॉक्टर जवाब दे देते हैं, घर वालों को कहते हैं भाई घर पे ले जाके इसकी सेवा कर लो, इसमें कुछ नहीं है। अब वो तो कांग्रेस तो घर पे ले जाके पंखा, कभी चम्मच से कोई पानी पिला जाता है, बस हालत वो तो जीरो है। तो इस बार पूरी दिल्ली में मैं जा रहा हूं। अभी भी आज 5 जनसभाएं हैं, 5 रोड शो हैं। आज भी जाऊंगा। कल प्रचार खत्म है, प्रचार खत्म होने तक 1 मिनट पहले तक काम करेंगे, थकने वाले नहीं हम। तो बस यही कह रही है दिल्ली कि फिर लाएंगे। ये दिल से बोल रहे हैं आप लोग। ये तो चलिए, आप सुन रहे थे भगवंत सिंह मान को, जो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते चुनाव प्रचार करने के लिए एक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। और लगातार उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार किया है, भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी कि कांग्रेस का हाल एक 90 वर्ष के बुजुर्ग की तरह है, जिससे कि कामकाज नहीं हो पा रहा है। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी पर भी कड़ा हमला बोला गया है। इसी बीच अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर हमने आम आदमी पार्टी की तस्वीर साफ की, वहीं पर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और आज उन्होंने निशाना साधा है आम आदमी पार्टी पर और कांग्रेस पर। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आने वाली है। बजट को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। आरके पुरम में आज उनकी एक रैली थी, जिसमें कि उन्होंने संबोधित किया है। और आपको बता दें कि दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने वाली है और तमाम बातें उन्होंने साफ की है। 12 लाख तक की आय पर टैक्स 0 होगा, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मिडिल क्लास लोगों को सम्मान देती है और देश की अर्थव्यवस्था यानी कि देश की इकोनॉमी का कद बड़ा हो रहा है। देश जो है वो पहले 11वें नंबर पे था और अब आहिस्ता आहिस्ता वो 5वें नंबर पर आ चुका है। 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। और आने वाले एक और कार्यकाल में यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और कार्यकाल अगर आता है तो तीसरे बड़े नंबर पर जो इंडिया है वो पहुंच जाएगा। इसी बीच में दिल्ली को चौतरफा विकास करने के लिए भी उन्होंने कहा है कि दिल्ली में ओवरऑल डेवलपमेंट की जाएगी। और ये बजट जो कल निर्मला सीतारमण ने पेश किया है वो जनता की आकांक्षाओं का बजट है। उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि बड़ा रिलीफ मिडिल क्लास लोगों को मिला है और इसी तरीके से दिल्ली में भी डेवलपमेंट विकास की ओर ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और बजट से सभी लोगों को फायदा होगा। दिल्ली में झाड़ू का तिनका बिखरने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर प्रहार किया है क्योंकि उनका इलेक्शन सिंबल जो है वो पार्टी का सिंबल झाड़ू है। उन्होंने तभी कहा है कि इस झाड़ू का तिनका इस बार बिखर जाएगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आएगी। पिछले 2 कार्यकाल में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी जो है वो काम कर रही है, सरकार में है, सत्ता में है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि इस बार सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में आएगी। इसके लिए हजारों करोड़ रुपए रखे गए हैं। साथियों, 12 लाख की इनकम पर टैक्स 0 करने का सबसे ज्यादा लाभ नौजवानों को ही होगा। जिनकी पहली नौकरी है, दूसरी नौकरी है, उनमें से ज्यादातर को अब टैक्स से मुक्ति ही मिल गई है। वो ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या फिर वो इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक या कार खरीद सकते हैं। साथियों, दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान ऑनलाइन डिलीवरी जैसी सेवाएं दे रहे हैं।
कोई ऑनलाइन ऑर्डर के बाद खाना पहुंचा रहा है, कोई दूसरा सामान पहुंचा रहा है, कोई ऑटो कैब टैक्सी चला रहा है। तकनीकी भाषा में इसे गिग इकोनॉमी कहा जाता है। ये सब गिग इकोनॉमी से जुड़े हैं। ऐसी लाखों नौकरियां भाजपा सरकार की नीतियों के कारण, डिजिटल इंडिया अभियान के कारण बनी है। अब भाजपा सरकार ने ही पहली बार गिग इकोनॉमी से जुड़े साथियों की सामाजिक सुरक्षा की भी चिंता की है। भाजपा सरकार ने ऐसे साथियों को अब श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा का ऐलान किया है। जब एक बार ये साथी श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएंगे तो उन्हें अनेक तरह के सरकार के लाभ मिलेंगे। जैसे उन्हें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि कल से ही हमारे इन प्रकार के काम करने वाले साथियों में भरपूर खुशी है। ये जल्द से जल्द खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं। साथियों, दिल्ली में हजारों छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, एमएसएमईज है, लेकिन आपदा सरकार की कुनीतियों के कारण यहां सैकड़ों फैक्ट्रियां, सैकड़ों कंपनियां बंद हो गई है। भाजपा सरकार इस ट्रेंड को बदलेगी। हमने बजट में एमएसएमईज के लिए भी अनेक बड़े प्रावधान किए हैं। हमने एमएसएमईज को उसकी परिभाषा को विस्तार दे दिया है। इससे लघु उद्योगों का दायरा बढ़ेगा, उनके लिए ज्यादा लोन की व्यवस्था हो पाएगी। साथियों, इस बजट में स्कूल से लेकर रिसर्च तक युवाओं के लिए आधुनिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में हमारी सरकार पहले ही 10,000 अटल टिंकरिंग लैब खोल चुकी है। अब बजट में 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब स्कूलों में खोलने का ऐलान किया गया है। लक्ष्य ये कि गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे भी सरकारी स्कूल में आधुनिक टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर पाएं। दिल्ली के, देश के जो नौजवान रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनके लिए 10,000 नई फेलोशिप देने का फैसला सरकार ने लिया है। ऐसे साथियों को हर महीने हजारों रुपये भाजपा सरकार देगी। देश के ज्यादा से ज्यादा नौजवान इंजीनियर बने। तो चलिए इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा है, तरुण चुग की बात की जाए, उन्होंने कहा है कि शताब्दी का सबसे बड़ा बजट है और लोगों को देखकर ये बजट बनाया गया है। ये स्वागत योग्य बजट है और एक ऐतिहासिक बजट है जो कि सभी वर्ग के लोगों का उत्थान करेगा। चारों तरफी जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो यहाँ पर होगी। पूर्ववर्ती सरकार पर भी तरुण चुग ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो पहले की सरकारें रह चुकी हैं, उन्होंने भारतवर्ष के लोगों को सिर्फ लूटने का काम किया है। और क्या कुछ कहा है उन्हें इस दौरान, आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की कल की सरकार का केंद्रीय बजट केवल एक वर्ष को सामने रखकर नहीं, अपितु पूरी शताब्दी को सामने रखकर बनाया गया बजट है। इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि यह शताब्दी भारत की शताब्दी कैसे बने,
विश्व में भारत की चमक में धमक और भारत के मेहनतकश लोगों को आगे बढ़ने का मौका इस बजट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। यह बहुत स्वागत योग्य बजट है, अद्भुत बजट है, ऐतिहासिक बजट है। भारत के अंदर मध्य वर्ग के लिए एक बड़ी छलांग लगाने वाला बजट है। यह बजट देश के गरीबों, अन्नदाता, युवा और देश की शक्ति, हमारी नारी शक्ति के सशक्तिकरण और समृद्धि का बजट है। यह बजट इस बात पर केंद्रित है कि देश के नागरिकों की जेब कैसे भरी जाए, क्योंकि आज से पहले जब भी बजट आता था तो सरकार का वित्त मंत्री, वित्त विभाग और पूरी की पूरी सरकार खजाना कैसे भरा जाए, सरकार की जेब कैसी भरी जाए, इसके लिए काम करती थी। लेकिन यह बजट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का बजट, देश की नागरिकों की जेब भरने वाला और बचत कैसे बढ़े और नागरिक विकास के भागीदार कैसे बने और मध्य वर्ग भारत की विकास की भाग्य रेखा बनकर सामने आए, ये बजट उस ओर बहुत बड़ा कदम है। गरीब कल्याण के अनेक योजनाओं को शुरू किया गया है। 1 करोड़ गिग वर्कर प्रधानमंत्री जन आरोग्य से जुड़कर स्वास्थ्य सेवा उनको प्रदान की गई है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा कदम है। आज तक किसी ने भी गिग वर्कर्स की सुनी नहीं थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो रेडी पटरी वाले से लेकर, गिग वर्कर से लेकर, एक मजदूर से लेकर देश की इंडस्ट्री वाले तक हर एक की चिंता करते हैं। और गरीब गिग वर्ग को इंश्योरेंस कवर देकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने करोड़ों भारतीय नागरिकों को मेडिकल के जन आरोग्य के साथ जोड़कर सेवा प्रदान की है। देश के मध्य वर्ग के लिए यह विकास की रीढ़ वाला बजट साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 लाख तक इनकम टैक्स की छूट देकर मध्य वर्ग को आगे बढ़ने का मौका दिया। किसानों की कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जन धन धान्य कृषि योजना शुरू की है, जिसमें 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने वाला है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दी गई है, जिससे देश के लगभग 8 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। आप अपनी खेती के लिए अब 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के कौशल के विकास के लिए वहीं पर लोकल उनको काम मिले, उसकी योजना भी शुरू की गई है। हमारे युवा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुसार कौशल सीखे, उसके लिए देश के 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएंगे। 50,000 अटल टेकनिंग लैब्स के माध्यम से देश के नौजवान और अधिक टेक्नोलॉजी के साथ, लैब्स के साथ जुड़ सकें, उसको नया रूप दिया गया है। ये विकसित भारत के 2047। वहीं आगे बढ़ेंगे। बसंत पंचमी के अमृत स्नान से पहले श्रद्धालुओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि महाकुंभ को लेकर महाकवरेज हमारा चैनल लगातार कर रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अभी तक करीब 34 करोड़ लोगों ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आएगा किस तरीके से वहां पर श्रद्धालु का जमावड़ा लगा हुआ है। स्वागत है आपका जेके न्यूज में। और बसंत पंचमी के अमृत स्नान से पहले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं स्नान करने। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। नो व्हीकल जोन में पूरा प्रयागराज का मेला क्षेत्र परिवर्तित कर दिया गया है और अगले 2 से 3 दिन बड़ी मुश्किलें होने वाली हैं वाहन लाने वाले लोगों को। लेकिन अगर आप पैदल चलते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल लोगों से बात करते हैं, क्या स्थिति है, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे ही पूछना चाहेंगे कि क्या मौनी अमावस्या वाला जो भगदड़ घटना हुई थी, क्या उससे कोई फर्क पड़ रहा है त्योहार में? नहीं, कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है साहब, और अच्छा चल रहा है। और ये सेक्टर 21 के आश्रम में भी हम थे और 8 दिन से हम लोग यहीं पे हैं और ऐसा कोई यानी कि माहौल नहीं है। ठीक है, वो जो उस दिन हुआ था जब थोड़ा पब्लिक को ऐसा लगा और सब लोग वहाँ यहाँ पे थे जो भगने की वापस निकलने की कोशिश में थे, जल्दी से जल्दी स्नान नहीं किया तो भी निकलने की कोशिश, तो डर घुस गया था उनको।
चीज ये पूछना चाहेंगे आपसे कि उस दिन जो घटना हुई थी आप वहीं पे थे? हाँ, मैं वहीं पे। विस्तार से हमको बताइए कि क्या हुआ था, कैसे दृश्य थे उस दिन? अब उस दिन क्या पब्लिक बहुत ज्यादा थी और क्या यानी कि आश्रम के बाहर यानी कि रोड के ऊपर पब्लिक सोई हुई थी और क्या पब्लिक उस दिन रात भर चल रही थी। ये हादसा रात को 1 से 2 बजे के बीच का है। बाकी व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और पब्लिक भी। एम्बुलेंसें उस दिन देखी थी आपने? जी सर, एम्बुलेंस देखी थी उस देखी दिन? थी सर। कितनी एम्बुलेंस कितनी देर तक आई? रात को यानी कि कंटिन्यू यानी कि रात के 1 बजे से लगा के सुबह 6 बजे एम्बुलेंसों का साइन बज ही रहता सर। और सामान कैसे उठाया? सब ट्रैक्टर के सारे ही उठाए थे। तो लगभग कितने लोग मर गए होंगे, आपको क्या लगता है? अब ऐसा है नहीं कि हम लोग टारगेट तो बता नहीं सकते हैं। मुझे तो कहना है कि ज्यादातर जो घटना भीड़ की वजह से हुआ है, प्रशासन का इस पे कोई दोष नहीं है। हो सकता है ज्यादा तो भीड़ कंट्रोल कौन करेगा? प्रशासन करेगा। तो फिर? जब बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रशासन का बात भी नहीं सुनता है, इस कंडीशन में ऐसा हादसा हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई मुझसे पूछते हैं तो मैं बोलना चाहता हूँ प्रशासन की वजह से यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो नहीं सकता, क्योंकि मैं 5 दिन से यहाँ पे रुका हुआ हूँ, मुझे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पे हर तरह का मदद मिल रहा है। खास करके योगी जी को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मैं आसाम से आया हूँ, लंका टाउन आसाम। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, ये जो भगदड़ हुई है इसमें मुख्य कारण जो रहा है वो भीड़ में जो लोग थे उनको एटलीस्ट इतना तो नहीं करना चाहिए था कि जो भाई आने जाने की रास्ता पे अगर आप चटाई बिछा के लेटोगे तो फिर आने जाने वाला भी कहाँ से आएगा जाएगा। आप थे क्या वहाँ? जी हम वहीं पे मौजूद थे। तो क्या क्या देखा था आपने, शुरू से बताइए। हमने सर ये देखा था कि मतलब जो संगम क्षेत्र था, जो आने जाने वाली जगह थी श्रद्धालुओं के, वहाँ पे लोग अपनी चटाई और अपने बिस्तर के साथ लेटे हुए थे। मतलब हो सकता है कि स्नान करने के बाद लेटे रहे हों या फिर वेट कर रहे होंगे कि अभी जब मुहूर्त हो जाएगा मौनी अमावस्या का तो फिर वो स्नान करेंगे। तो देखिए जब अब मान लीजिए ये आने जाने वाला रास्ता है, तो इधर हम अगर अपन लेट जाएंगे और सामने से एक भारी भरकम भीड़ आएगी तो फिर वहाँ कुछ तो ये भीड़ क्या भगदड़ में कैसे तब्दील हो गई? भगदड़ में ऐसे तब्दील हो गई, अब लोग जा नहीं पा रहे। एक कोई गिरा, उसके ऊपर से पैर किसी और ने रखा, तो फिर तीसरा पीछे से, ऐसे ही। तो आप कैसे फिर वहाँ से निकले? उससे पहले कमिश्नर सर का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि भगदड़ की पूरी आशंका है, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा सहयोग करें। स्थिति रही मौनी अमावस्या के दिन की, क्योंकि ये बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज बसंत पंचमी के त्यौहार पे लोगों का आना शुरू हो गया है और कल अमृत स्नान होगा। उससे पहले लोगों का ये कहना है कि लोगों के जोश में कोई कमी नहीं है। बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शियों ने उस दिन की घटना के बारे में भी बताया क्या क्या घटना थी, कैसे हुई और किस तरीके के हालात थे वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आपने देखी। बने रहिए जेके न्यूज़ के साथ इस महाकुंभ की बड़ी कवरेज पे। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ अनुज हनुमत, जेके न्यूज़ प्रयागराज। तो चलिए फिलहाल न्यूज़ लाइव में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए 24/7 न्यूज़ के साथ।